नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत करते हैं हम इंडिया वेलनेस इनिशिएटिव में, जिसका नाम है पहला सुख। आप हमारी संस्था की जानकारी www.pehlasukh.org पे ले सकते हैं दोस्तों। जैसा आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने एक वेबिनार कराया जो बेहद सक्सेसफुल रहा, और उसी कड़ी के आगे हम लोग आज कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं डॉक्टर शीला नाम्बियार से, जिन्होंने ऑलरेडी हमारे कई क्वेश्चंस के आंसर दिए, पर समय सीमा जो हमारी थी वो बहुत लिमिटेड थी। तो इसकी वजह से जितनी नॉलेज है शीला के अंदर, वो नॉलेज हम लोग पूरी तरीके से सारे क्वेश्चंस के थ्रू एड ऑन नहीं कर पाए। तो ये एक एड ऑन वेबिनार है जिसके अंदर जो हमारे व्यूअर्स ने कई सारे सवाल पूछे हैं, क्योंकि शीला एक्सटेंसिवली लिखती हैं, कई सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स उनके ऑनलाइन अवेलेबल है। तो उसके थ्रू जो भी उनका सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज है, जिन भी मुद्दों पे उन्होंने रिसर्च किया है, उन बातों को लिखा है, हम आज कोशिश करेंगे कुछ पलों के थ्रू, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू उन सारी बातों को समझने का। तो पहले मैं बता दूं, अगर आप डॉक्टर शीला के बारे में जानते हैं तो डॉक्टर शीला जो है वो प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन है, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और सेक्रेटरी हैं अभी इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन की। दोस्तों, ये लाइफस्टाइल मेडिसिन जो कॉन्सेप्ट है, ये भी आज हम शीला के साथ डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, एंड दिस इज व्हाट द इन थिंग। आज के समय में जैसे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था शीला का, उसमें उन्होंने एडिसन का एक कोट लिख रखा था कि जो मॉडर्न डॉक्टर्स होंगे वो दवाइयां नहीं देंगे दोस्तों, वो आपको प्रिवेंशन और क्योर बताएंगे। तो आज का पूरा सेशन भी उसी पे बेस्ड है कि लाइफस्टाइल क्या, कैसे लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, और लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या होती है। और इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन को अभी सेक्रेटरीशिप पोजीशन पे भी हैं शीला। फिटनेस और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट है, ऑथर हैं। मैंने आपको कहा 3 किताबें तो हम लोग वेबसाइट पे देख सकते हैं शीला की। एक और किताब शीला मैंने आपकी देखी, लेट गो करके, सो दैट इज नॉट मेंशन ऑन वेबसाइट, बट दैट इज समथिंग अ ब्यूटीफुल टॉपिक, उस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। फाउंडर है टीएफएल फिटनेस स्टूडियो की, चेन्नई बेस्ड है, और लाइफस्टाइल मेडिसिन जो ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन है उससे भी एसोसिएटेड है। कई सारे सर्टिफिकेट्स होल्ड करती हैं, उनमें नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेशन NAFC जो यूएसए से है वो प्रमुख है। दोस्तों, आप डॉक्टर शीला से इस प्रोग्राम के बाद भी कनेक्टेड रह सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डॉक्टर शीला नाम्बियार को आप टाइप करिएगा, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। www.drsheelanambiar.com, इस पे भी आप लॉग इन करके बहुत सारे आर्टिकल्स और उनके रेगुलर अपडेट्स को आप देख सकते हैं दोस्तों। So it's wonderful to be with you, Sheila. Fresh morning. To be back. Yeah. So Sheila, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं, बिकॉज अभी तक भी इंडिया में तो खासकर लोग इतना अवेयर नहीं हैं इस टॉपिक के बारे में कि ये लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या है। तो अगर आप उसको हमारे को थोड़ा बताना चाहिए। Okay, so when we talk about general medicine, as in I'm talking only about allopathic medicine, Adi. Allopathic medicine focuses mainly on illness rather than health and wellness. What I mean by that, most people go to a doctor when they are sick. So which means that we treat the illness, which is normally the symptoms. So hypertension is treated with tablets for hypertension, but the BP or the hypertension is actually the symptom and not the disease itself. So what lifestyle medicine does is to change the model, health model, from a disease model to a health model. And what I mean by that is we focus on prevention, not just treatment, prevention, treatment, and even reversal of chronic lifestyle diseases using evidence-based therapeutic measures of lifestyle. And these are nutrition, exercise, sleep, stress, relationships, environmental factors, as well as relationships and addictions. So these are the main pillars of lifestyle medicine. We address all these pillars for every single patient who comes to us, not only after they get the disease, but even to prevent the disease. तो दोस्तों, ये बड़ी ब्यूटीफुल बात है कि
आप कभी भी नॉर्मली हम यही सोचते हैं कि जब हम बीमार होंगे हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर हमारे को कुछ दवाइयाँ देगा। पर क्यों ना ऐसा हो कि कोई डॉक्टर हमारे को लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करवाए। इससे तो अच्छी बात ही क्या हो सकती है दोस्तों। जिसके अंदर जैसे शीला ने अभी पिलर्स भी बताया कि हम अगर अपने न्यूट्रिशन डाइट पे, हम एक्सरसाइज पे, हम रिलेशनशिप पे और एनवायरनमेंट पे, इन पिलर्स पे अगर ध्यान देते हैं तो हमारे को उन दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती दोस्तों। तो नॉर्मल एक सिनेरियो यही होता है, आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन ली, बट व्हाई डोंट यू रिवर्स इट। और रिवर्स कैसे? कि आप अपने बेस यानी फंडामेंटल पॉइंटर्स पे ध्यान दीजिए, तो आपको हो सकता है बीमारी ना लगे, और अगर लग भी जाए तो इतनी क्रॉनिक नहीं हो और आप उससे स्टेबलाइज रहें। आप एक्सटेंसिवली लिखती हैं शीला, बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोग आपके देख रहे थे। मैं आपकी एक आर्टिकल को पढ़ रहा था कि जो फैट बर्निंग मिथ्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ फैट बर्निंग मिथ्स इन पीपल बिकॉज people are having a poor lifestyle, most of them, and jo, the fat which is increasing in the body, this is something which people are really conscious about on a regular basis. So I was reading about this, and they have a lot of myth about fat burning in their mind. So could you just tell us three major myth that people have in their mind when it comes to fat burning or something like that? Yeah. Yeah, there are several myths, and some of the most common ones are that there are certain foods that will help to burn fat. So these are like lime juice and honey, green tea, cinnamon, grapefruit. Now these are all really good foods. They have their high nutrient, several beneficial nutrients. But it doesn't mean that just by consuming the food you will burn fat in your body, because to burn fat you need to use your fat stores as energy, as a source of energy, because that's what fat is, it's a source of energy. Just consuming these foods will not help you burn fat. So I read I'm not sure who said this, but I read somewhere that the only way that you will burn fat by drinking green tea is if you actually walk up the hill and pick the leaves yourself. So these things don't really burn fat. Second thing is this concept of eating frequent meals, eating every 1 hour or eating every 2 hours. There was this huge myth that was very popular that frequent eating increases your metabolism and helps you burn fat. Now, there is no research to back this up. In fact, having just one or even two meals, even within a restricted period of time, say 8 hours, is far better than eating frequently for a period of say 12 hours or so. So the frequent meal myth, it has been busted. And another one is, there are several devices like you have these belts that you put around your waist, which when electrically stimulated, it burns the fat, or you have a body wrap, which, you sweat inside that body wrap and then the fat melts away. Those are all myths, I'm sorry to say. So it is, you have to exercise and use exercise or be very active in order to use fat from your stores. And you have to eat the right kind of food in the right quantities so that the fat is burnt. तो ब्यूटीफुली आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, क्योंकि लोग जिनके पास जानकारी नहीं होती, और पहला सुख का यही फोकस है दोस्तों कि हम YouTube पे क्लिक करके भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और नॉर्मली एक इंसान जब अपनी बॉडी को लेकर कंफर्टेबल नहीं होता, और वो भी हम शीला से आज बात करेंगे, तो वो ज्यादातर क्या करता है, वो YouTube पे जाएगा, क्लिक करेगा, जिसके सबसे ज्यादा मिलियन हिट्स हैं जिन वीडियोस पे, उनको देखेगा, उनसे इन्फॉर्मेशन एज इट इज ले लेगा। वो ये सोचेगा इतने सारे लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो तो रिसर्च ही होगी। देयर इज नथिंग लाइक दैट। एंड पहला सुख यही कोशिश कर रहे हैं कि शीला जैसे जितने भी अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं दोस्तों। यही इनिशिएटिव है हमारा। और कितना ब्यूटीफुली शीला ने कहा कि ठीक है, कुछ फूड होते हैं जो फैट बर्न करते हैं, जैसे नींबू या शहद या ऐसी बातें करते हैं हम लोग, पर और एक कोट बहुत अच्छी तरह कहा कि ग्रीन टी तभी आपकी बॉडी से फैट को रिड्यूस करेंगे जब आप हिल पे जाएंगे, वहां से ग्रीन लीफ तोड़ेंगे एंड देन यू मेक योर टी।
सो ब्यूटीफुली। एंड दूसरा जो मिथ शीला ने बताया कि हम लोगों के अंदर हैं जो भी जिमिंग करते हैं, उनको जो जिम के इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई फ्रीक्वेंटली मील लीजिए, हर 1-2 घंटे के बाद आप मील लीजिए। तो उस कोई ऐसी रिसर्च नहीं है, जैसा शीला कह रही है, कोई ऐसी रिसर्च नहीं है कि ये आपका मेटाबॉलिज्म बेटर करता है, बल्कि अगर 8 घंटे या 12 घंटे के अंतराल के दौरान अगर आप खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी बेहतर करती है। एंड थर्ड थिंग विच ही टोल्ड अस, कि उन्होंने बताया कि जो ये बेल्ट्स लगाते हैं हम, कि अगर ये बेल्ट लगा लो बस वो स्वेटिंग होगी, और पूरी बॉडी रैप्स लगा लीजिए और उसकी वजह से आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आप वो लगा के करिए और सब कुछ हो जाएगा। बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। एक्सरसाइज इज द की। एक्सरसाइज करेंगे तो आपका फ्यूल जो होगा वो यूटिलाइज होगा, बॉडी का आप जो भी लेते हैं वो फ्यूल यूटिलाइज होगा और उससे आपके फैट बर्न होगा। सो रियली इट्स रियली नाइस। और मैं देखता हूँ शीला, बिकॉज वी सी दैट people have these myths in their mind and they just follow it because they are so busy in their life. They hardly get time also to watch a webinar. They hardly get time to do anything. So I think this right piece of knowledge should be reached to all the people who are really willing to get their fat burn. तो मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था शीला, और आपके तो इतने ब्यूटीफुल आर्टिकल्स हैं, मतलब देयर आर मोर देन 40 आर्टिकल्स आई बिलीव ऑन इंटरनेट। और दोस्तों आप www.sheilanambia.com पे जाके आप उन आर्टिकल्स को एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन रीड देम इन अ डिटेल्ड फॉर्म। बट सबसे बड़ी बात, द बिगेस्ट चैलेंज विच पीपल आर फेसिंग शीला इज दैट दे नो दे हैव टू एक्सरसाइज, but sometimes they are not able to build up their willpower. So could you give us some tips how a person can build their willpower and they can be consistent in what they are doing? Because for a month or so, taking a resolution, starting something, but when they do not get the desired results, they are not able to push themselves forward. So could you please just reflect something on this with your experience? Yeah, that's a great question, Adi. See, the point is this: willpower is. We need to understand the concept of willpower clearly. Willpower is not infinite, which means that you cannot draw from it at all times, at any time. It's almost like a muscle. When you work it too hard, the muscle starts to tire. In the same way, if you work your willpower too hard, it will start to tire. What I mean to say is this. Now, if you have a goal, let's say I will lose 10 kilos in 2 months or in 1 month, and you do everything that you possibly can, including starving, including exercising too much, following all kinds of mad things, you will deplete your willpower because number one, you will deplete energy. You can't sustain such things. And number two, like I said, the willpower is not infinite. So you have to bolster it up in many ways in order for you to sustain exercise, anything, exercise or even a healthy eating plan. So there are some things that you can do to sustain motivation, not just willpower, but motivation. And one of the things is how you adapt your lifestyle to encouraging you to exercise. So, for instance, I have patients coming to me with their, let's say, their teenage daughters with polycystic ovaries or who are overweight and who say, Madam, my daughter is so overweight, so please tell her that what she should eat and how much she should exercise. Now, if I give this young girl advice to go for a walk every single day, and she has to get up in the morning at 6 o'clock and go for a walk or go for a run and eat healthy, etc., but if her household does not follow a healthy diet, nobody gets up at 6 o'clock in the house, nobody else follows this advice, very difficult for that one person to do it. So you need a supportive environment. Find a fitness buddy. Find a good trainer who can motivate and encourage you. Find mentors who can motivate and encourage you. And it's been said that the friends you keep are very, very important. So if all your friends tend to be the kind who don't exercise, eat a lot of fast food, smoke or drink, you do tend to fall in line with that. So try and be around people who also believe in a healthy lifestyle and start small.
There is, most people have these very grand goals, but when you push too hard, you tend to fail because your body can't sustain something like that. So start small. You can start with even just 10 minutes of walking a day, and then increase it gradually to 15, 20. Set up your exercise, set up the stage for your exercise the previous night. For example, keep your shoes ready, keep your workout gear ready, keep your bottle of water ready. So as soon as you wake up, you are more motivated to get out of the door and go and finish your workout. So little things like this can help you sustain it. And I think also what is very important is reward. So what I mean by that is every time you achieve even a small goal, you need to reward yourself. Not with food, but with something that will motivate you to take it a step further. So even if it is losing, say, 500 grams or 1 kilo, or sustaining a healthy diet for 1 week, you need to reward yourself in a positive way by choose your reward. Maybe it is having a nice chat with somebody whom you're close to, or watching a great movie, something, a reward that does not contradict what you've been trying to do in the last one. So rewards are important because it's been proven that every time you reach for a goal, the neurotransmitter dopamine is released in the brain, and that encourages you to go a little further. So rewards are important. Keeping the right environment and the right company is very important. Finding the right motivators, your mentors, your trainers, these things are important. And setting the right goals, lastly. Setting the right goals, which means be realistic with your goals. Don't aim to lose 10 kilos in 1 month. Be realistic and plan the action for the goal. So the goal is not weight loss in 10 months. That's not under your control. Sorry, how much weight you lose. That's not under your control. Very often you can't reach that goal. What you need to do is your goal should be I will exercise for 15 minutes every day. I will eat X, Y, Z every day. That is your goal and that's within your control. So have the right goals and realistic goals. बिल्कुल शीला, आपने कहा कि विल पावर सब जूझ रहे हैं दोस्तों, इच्छा शक्ति, बिकॉज हम इच्छाएं तो बहुत रखते हैं पर हमारे अंदर इतनी शक्तियां नहीं होती कि हम उनको कर पाए. बट जब शीला जैसे एक्सपीरियंस लोग जो अपने टॉक को वॉक करते हैं, यानी वो जो कहते हैं वो अपनी लाइफ में भी फॉलो करते हैं, और शीला आपको देख के भी लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो लाइफ में फॉलो करते हैं. बिकॉज हम ज्यादातर डॉक्टर्स को, इफ आई से शीला की, वी हैव सीन लॉट ऑफ डॉक्टर्स, दे देमसेल्फ आर स्ट्रगलिंग विद हेल्थ प्रॉब्लम. मेनी डॉक्टर्स आर लाइक दैट, but you are a role model for n number of people in India and abroad also. और आपने अपने एक्सपीरियंस से बड़ा क्लियरली बताया कि जो विल पावर है वो मसल की तरह है दोस्तों. और कुछ लोग क्या है, प्लान बनाते हैं, 1 महीने का प्लान बनाते हैं कि भाई हम खूब स्टार्विंग कर लेंगे, खूब एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेंगे, और वो वॉर्न आउट हो जाते हैं. क्योंकि विल पावर की भी एक लिमिट है, उसको अगर ज्यादा आप खींचेंगे तो विल पावर की एनर्जी भी डिप्लीट हो जाती है. तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, हम ले सकते हैं. और विल पावर को बूस्ट करने के तरीके हम लोग सीखें, और बूस्ट करने के कई तरीके हैं. जैसे एक एग्जांपल दिया उन्होंने एक टीनेज लड़की का, कि अगर उसको हम 6 बजे उठने को कहेंगे मॉर्निंग के अंदर, पर उसके परिवार वाले नहीं उठ रहे हैं, तो उसको इतना मोटिवेटेड फील नहीं होगा. तो उसको एक बडी रखना है, कोई कोच बडी रखना है, कोई मेंटर रखना है. एक फैमिली के एनवायरनमेंट के अंदर बदलाव लाना बेहद जरूरी है अगर हम किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं. और सबसे पहली बात है, छोटे से स्टार्ट करिए ना दोस्तों. क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं वो पेशेंस का फेस करते हैं. हम एक साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं. जैसे कहा गया कि 1 महीने में 10 किलो वजन कम कर लेंगे, 15 किलो वजन कर देंगे, एंड दे जस्ट डू इट लाइक मैड. तो थोड़े टाइम के लिए कर भी लेंगे, उसको कंसिस्टेंटली नहीं रख पाते. वेट लॉस को फोकस रखते हैं, वो अपनी एक कहते ना कि अच्छा कि मुझे फिट रहना है, इस पे फोकस नहीं होता. ये प्रॉब्लम है. तो अगर आप प्लान करेंगे, सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि आप गोल बनाइए, गोल को थोड़ा रियलिस्टिक रखिए और उसकी प्लानिंग करिए. प्लानिंग में ये तक भी करिए कि आप रात में सोने से पहले अपने जूतों को सही जगह पे रखें. आप लोग अपने जिम का पूरा सामान रखें कि जिससे आप जब सुबह उठें आपको दिखे जूते, तो आपको पता चले कि यार मुझे जिम के लिए जाना है. और रिवॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट रिवॉर्डिंग शुड नॉट क्लैश विथ व्हाट यू हैव प्लान्ड. ऐसा नहीं है कि आपने आधा किलो वजन या 500 ग्राम अगर कम भी कर लिया तो आप चले हैं कुछ गोलगप्पे खाने दोस्तों.
इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप किसी अच्छे दोस्त से चैट कर सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं जैसे कि शीला ने कहा, एंड इट शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो डोपामीन रिलीज होता है तो अच्छा फील होता है दोस्तों, ये एक बेसिक सी चीज है जो हम सब लोगों को समझनी होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने बहुत डिटेल में बताया, और मेरे को लगता है कि व्यूअर जब इसको सुनेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि शीला जो है वो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट भी है, आप उनसे क्वेश्चन, आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं मेल्स के थ्रू। इफ यू हैव एनी चैलेंज, यू कीप कनेक्टेड। बहुत आपकी प्यारी बुक है, उसका जो टाइटल है मुझे बड़ा अच्छा लगता है शीला, कि यू हैव रिटन अ बुक, गेट साइज वाइज, गेट साइज वाइज। सो आई एम जस्ट आस्किंग यू अ बेसिक क्वेश्चन कि दैट स्लिमिंग का एक ट्रेंड चला हुआ है, एक्सेसिव डाइटिंग कर रहे हैं लोग, और तो अगर, वैसे तो आपने कई सारी बातें अभी भी हमारे को बताई हैं शीला, बट स्टिल इफ आई आस्क यू कि सम बेसिक हेल्दी वेज, कि व्हेन somebody wants to slim down, could you suggest us some basic ways कि okay, Adi, these things a person needs to take care of, and then rest will be done. So if you could just guide us some basic pillars and some fundamental points. Well, the basic concept behind weight is how much you consume. So your weight is mainly controlled by what you consume, not how much you exercise. So you can exercise for hours on end, and you may find, and if you eat to compensate, you will not be able to lose the weight. So what you eat is very, very important. And I think what is more important than what you don't eat this and don't eat that, rather than saying that, if you plan to eat the right kind of food, then there is no space for unhealthy food. So if I tell you, for instance, Adi, that you have to consume at least 5 cups of vegetables every day, which you should, okay, and 3 fruits, and at least 1 to 1.5 cups of cooked beans every day. Now, if you manage to cover all those things, very little chance that you can have your Golgappas by the end of the day, right? Because you're already full, you're already satisfied. So, what you need to eat has to be stressed rather than don't eat this and don't eat that. Second thing, there are a couple of don't eats which I think are really, really critical. One of them is sugar, and the other is processed food. These two things you really need to eliminate from your diet. Sugar is highly addictive, which means that when you take a little bit, you feel like having more and more. Yeah. And it's been shown that sugar stimulates the same part of the brain that is stimulated when you have cocaine or heroin. That's how addictive it is. Oh. So, sugar is highly addictive. And the second thing is processed food, which is food that has gone through a whole lot of chemical engineering before it reaches you. So it's packaged food, put away. Those kind of things are also highly addictive because scientists sit day and night to try and plan for that particular flavor, which is addictive to the human being. So if you eliminate these two things, and if you consume the right kind of things, at least 4 to 5 cups of vegetables, 2 to 3 fruits, and 1.5 to 2 cups of beans every day, the chances of you overeating the wrong kind of food is that much less. And definitely exercise at least 30 minutes every day. And also, not just exercise, but stay active through the day. I think these three things will pretty much take care of weight. And we can go into more detail later as we go along. Yeah. So I just to just add on one point with it, because like we people come across many of the youngsters, like they do not have much buying capacity. So when we say this 5 cups of vegetables and 3 fruits or something, so usually in the northern India part side, if you see, like usually in the salad, they go for this cucumber and tomato, and some of them are not even eating onion also. So they do not have much options. So when you talk about this 5 cups of vegetables, so it's very difficult to have a raw vegetable like that. So could you give us some options also in this? Yeah. So it doesn't have to be raw vegetables, Adi. It can be vegetables that are locally grown.
So all your greens that are any local market will have. You don't need to buy expensive vegetables and fruit. Local fruit and vegetable is more than sufficient, right? So I'm saying an average. So a woman would need about 3 cups of vegetables. A man would need a lot more. But I think locally you can source reasonably priced vegetables. I don't think they're that expensive. And what I find is people are willing to spend money on buying meat and milk, which is far more expensive. Yeah, it Far is. more expensive. So Correct. I don't think I mean, in comparison, vegetables are much less expensive, and you could Mm. buy from your local market, from the man who's sitting on the street selling, the farmer who sits on the street and sells some local thing that he has grown. So So they could go for boiled vegetables. absolutely, it doesn't have to be raw. Absolutely. So it can be in any form. It can be a soup. It can be a juice. It can be a stir fry. It doesn't have to be a raw vegetable. ओके, दैट्स अ गुड थिंग। तो दोस्तों, जब आपको स्लिमिंग करनी है तो जो बेसिक फंडामेंटल शीला कह रही हैं, आप उसको ध्यान में रखिए दोस्तों। लोगों के साथ ये दिमाग में होता है कि बहुत एक्सरसाइज करेंगे जिम के अंदर तो हमारा स्लिमिंग हो जाएगा, पर व्हाट यू कंज्यूम, आप जो खाते हैं, जो आप मुंह से लेते हैं, उस पर बहुत ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि उसका परसेंटेज बहुत हाई होता है आपकी स्लिमिंग के अंदर। इसमें डूज एंड डोंट्स में इतना मत फंसिए। अगर आप अपने दिमाग को इस तरीके से फोकस रखेंगे कि भाई मैं दिन के अंदर, अगर आप मेन हैं तो यूजुअली 4-5 कप जो वेजिटेबल्स होती हैं वो उनको ज़रूरत होती हैं। जो वुमेन होती हैं जनरली 2-3 कप वेजिटेबल्स इज इनफ फॉर देम। तो ये मुझे लेना ही है दिन में। और वेजिटेबल्स का मतलब बिल्कुल ये नहीं है दोस्तों कि आपको रॉ लेना है या फिर कोई महंगी सब्जियां खरीद के ही करना है। आप जो भी लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स हैं, जो भी आपको स्ट्रीट साइड्स मिलती हैं, आप उनको बॉईल करके भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आप उनको रॉ फॉर्म में ही लें, आप उनको सूप बना के, उसका जूस बना के, यू कैन टेक दैट। और 3 कप फ्रूट्स, 3 फ्रूट्स कोई भी, और 1 से 1.5 कप बीन्स अगर आप लेते हैं तो आपका इनफ, आपका स्टमक फिल्ड रहेगा। तो आप इस प्रोसेस्ड फूड और शुगर क्रेविंग के अंदर नहीं जाएंगे। और मैंने तो ऐसे सुना भी है शीला की, जैसे आप कोई पैकेट खोलते हो यानी आप अपने आप को मोटा करते हो, तो पैक्ड फूड जो भी खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड रखिए। और शुगर के लिए तो जैसा शीला ने बताया, बड़ा एडिक्टिव चीज होती है दोस्तों। इट्स अ वेरी वेरी एडिक्टिव थिंग। और शी कंपेयर दैट विद ड्रग्स, कि किस तरीके से हम जैसे ड्रग्स लेते हैं और क्रेविंग आती है हमारी, उसी तरीके से शुगर की क्रेविंग चालू हो जाती है। इसके साथ अगर आप 30 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं और अपने पूरे दिन, तीसरा पॉइंट कि अपने को आपको पूरे दिन एक्टिव रखते हैं, आई थिंक टू स्टार्ट ऑफ विथ ये बहुत ही सही तरीका है। और आप अगर और चीजें जानना चाहते हैं तो हम कह रहे हैं कि एक बहुत ही पॉपुलर बुक है गेट साइज वाइज, जो शीला ने लिखी है। आप उसकी कॉपी लीजिए, वो अमेजोन पे अवेलेबल है, इट्स अवेलेबल, सो यू कैन बाय इट एंड यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। सो दैट्स इट। सो आपने वैसे फूड फॉर द मूड, you have an article also on this, so could you just elaborate that how food could help us in the moods, because people are suffering with mood fluctuation whole day, so somewhere they can plan up their diet chart like that so that they can keep their mood alive. So could you guide us on that? Yeah. So I've already mentioned sugar and the sugar addiction, Adi, and this is a huge problem. Definitely, consuming sugar causes problems like anxiety, depression, and of course, addictive behavior. So, processed food and sugar. So, these are the two things that really need to be avoided. And the things that do improve mood, and I'll explain how it improves mood, are the vegetables, the fruits, the nuts, seeds, beans. By beans, I mean all your different kinds of chana and your kidney beans or dal, different kinds. There are hundreds and thousands of varieties. So, those are the things that actually improve mood by improving what is called as the gut microbiome. So what that is we have trillions and trillions of bacteria that live in our gut. There are more gut bacteria than human cells in our body. So that's how important those gut bacteria are. And what do these gut bacteria do? They actually digest the food that we consume.
So, and they use some of that food for themselves. And they also influence our brain. So they literally, those bacteria in our gut have contact with our brain. Okay. So, and so if you feed them the right kind of food, which is your fruits, vegetables, nuts, seeds, beans, etc., they will thrive. The right kind of bacteria will thrive, and the mood improves and sustains, and continues to be positive. Whereas if you eat addictive foods, if you eat processed foods, if you eat too much of animal foods or even milk and milk products, these are the things that are considered to be pro-inflammatory. So, inflammation is the cause for most diseases, including depression and mood. And to reduce inflammation, you need to eat the kind of food that will benefit these gut bacteria. And the other, yeah, I've already mentioned sugar for you, sugar, processed food, and all these other things that I think you should be encouraged to eat, like your nuts, seeds, beans, vegetables, etc. And this needs to be done on a consistent basis, Adi, not just Yeah. one day and then you fall off the wagon. Consistently, you need to be eating the right kind of food for you to improve your mood. एक्चुअली सो दोस्तों, मूड अगर ठीक रखना है तो जो आप खाते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पूरा उन्होंने क्रक्स बताया है शीला ने हमें अभी कि शुगर का इंटेक प्लीज चेक करिए अपनी डाइट के अंदर, सुबह से लेकर रात तक कितना प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिए। बीन्स का मतलब है जैसे चना दाल और इसी तरीके के जितने भी नट्स हैं उसको अपने डाइट का पार्ट रखिए। एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन हमें अभी पता चली है और मेरे ख्याल से कुछ व्यूअर्स जानते भी होंगे, बट हाउ ब्यूटीफुली शी हैज एक्सप्लेन्ड कि जो गट माइक्रोबाइन्स हैं यानी गट बैक्टीरिया हैं जो ट्रिलियन के लेवल पे होते हैं हमारे गट के अंदर, वो हमारे ब्रेन को इफेक्ट करते हैं दोस्तों। तो हम जैसा उनको फीड करते हैं वैसा ही आप देखिएगा हमारा ब्रेन भी उसी तरीके से काम करेगा। तो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव मूड्स। तो अगर आप लोग अपना फोकस जैसे मिल्क या फिर एनिमल मीट इन सब पे फोकस रहते हैं, तो ये रिसर्च बताती है दोस्तों, हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं, एक तो मैं आपको कह रहा हूँ ये इट्स नॉट जस्ट अ पर्सनल एक्सपीरियंस, इट इज ऑल्सो रिसर्च्ड। क्योंकि पहला सुख का यही फोकस होता है कि वो रिसर्च्ड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। कोई ऐसी बात नहीं कि किसी ने कह दिया, हमारे पूर्वज कहा करते थे, एंसेस्टर्स बोला करते थे, तो हम उसको एज इट इज नहीं मानते, रिसर्च करते हैं और फिर उसको आप लोगों तक लेके आते हैं। तो जो मिल्क है, मीट है, वो इन्फ्लेमेशन को बिल्ड करता है जिससे डिजीजेस, डिप्रेशन ये हमारी जिंदगी में आते हैं। तो दोस्तों आप ये चीजें फॉलो करें, पर कंसिस्टेंटली फॉलो करें, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो इट विल रियली हेल्प यू। ऐसा होता है कई लोग 2 दिन कर लेते हैं, पर आपको अपने किचन का पूरा कल्चर बदलना होगा दोस्तों, ये बहुत जरूरी है और ये एक जने से नहीं होता। कई बार एक यंगस्टर, अगर हम मिलेनियल से बात कर रहे हैं तो एक यंगस्टर सोच लेता है, पर उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो वही खाना बनाते हैं और हमको एंड ऑफ द डे वही खाना होता है, बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत बिजी होते हैं। तो अपने किचन को बदलिए, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, एंड आई थिंक दैट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। Beautiful article I was reading. I am again and again mentioning the articles of Sheila because इतने अच्छे articles लगे Sheila, and I couldn't resist to read all of them. I just sat to read few of them just to take a glance, but then I kept reading it and all are full of information, full of research thing, और उनको देख के लगता है कि शीला ने बड़े पेशेंटली उन आर्टिकल्स को लिखा है। दोस्तों आप भी उनको पढ़िएगा। तो एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि और एक कोट के साथ लिखा हुआ था कि HIV से भी ज्यादा खतरनाक है, इट्स अ वेरी डेंजरस फ्रॉम HIV ऑल्सो व्हाइल सिटिंग ऑन अ चेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। People think only smoking is injurious to health, but sitting on the chair is so dangerous. It's so injurious to health. So could you just enlighten our viewers on this? Like if they have, because these days so it's all lockdown period going on, COVID period going on, people are sitting, like they are not moving much. So what precaution they need to take care of and how they could do that, Sheila, if you can reflect on that. Yeah. So there is, this whole phrase, sitting is the new smoking. It's a very catchy phrase.
It's not exactly as dangerous as smoking. Let's face it, smoking is far more dangerous than sitting. But what we mean to say by this phrase is that sitting aside from exercise is equally dangerous. What I mean by that is, even if you exercise for 1 hour in a day and you sit the rest of the time, it still causes great harm to your health. And the reasons for this are several. The research has shown that people who sit for longer than 6 to 8 hours a day have a higher incidence of depression and also a greater incidence of mortality. They die earlier if you sit for longer periods of time. So I think it is a cultural thing. This thing of sitting a lot is a cultural thing. We do tend to sit a lot, and you're right. During this lockdown, everybody's at home and there's a lot of sitting going on. What do you do about it? Well, every couple of, say, every half an hour, you need to get up and move. And by move, you don't need to go, you don't need to necessarily exercise. Even just moving around the house, walking up and down your stairs, going to the your water cooler to go and get a glass of water. All of this definitely helps. So even if you're sitting in front of a, now for instance, we are going to be sitting for an hour, about an hour, and talking, Adi. Although I would love to pick up this laptop and walk around, right? Because that really, ideally, that is what we should be doing. But what I am going to do after I finish this is definitely go and get in 10 minutes of movement. And even that 10 minutes of movement helps a lot. Also, find ways to move. For instance, if you are folding clothes or if you are even watching, let's say, a television series, get up and walk around during the commercial break. That commercial break is not some, it's not going to it's not going to improve your knowledge or understanding in any way. Get up. Absolutely. Yeah. If you're standing and watching your milk boil, do some exercises, do calf raises or do dips or Absolutely. push-ups in the kitchen. I do that. So these little ways of including exercise: climb the stairs, don't use your elevator, walk around your parking lot. There are many ways, and you can become very creative as you start getting into it. If you internalize the idea that sitting for more than half an hour to 40 minutes at a stretch is not okay, then you will get up and automatically start to move around every 30 to 40 minutes. And it needs to be just a couple of minutes of movement. That's all that's required. बिल्कुल दोस्तों, ये बेहद ज़रूरी है। आप लोग समझिए इस बात को कि ज़्यादा देर तक जो लोग अपनी कुर्सी पे बैठे रहते हैं, रिसर्च कहती है कि वो जल्दी मर जाते हैं दोस्तों। तो अगर आप जल्दी मरना चाहते हैं तो बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप जीना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को मूव करिए। सिर्फ 1 घंटे की एक्सरसाइज के बाद अगर आप 8-10 घंटे सोच रहे हैं कि मैं आराम से कुछ भी कर सकता हूँ, सो इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप ऐसे ना करिए। और ये जैसे कि शीला ने बड़ा ब्यूटीफुली कहा कि कल्चर ही ऐसा होता है। कुछ फैमिलीज के अंदर ही हमने देखा है कि वो ज्यादा घर से निकलते नहीं है जी, बिकॉज वो थोड़े इंट्रोवर्ट है, उनको ज्यादा अच्छा नहीं लगता जाना, वो तो अपने कमरे में ही रहते हैं। तो कहना ठीक है, पर द की इज मूव मूव मूव, प्लीज मूव। आप कोशिश करिए हर 30 से 40 मिनट के बाद थोड़ा मूवमेंट लाएं। और स्पेशली लॉकडाउन पीरियड के दौरान अगर आप टेलीविजन भी देख रहे हैं तो टेलीविजन देखिए, उसके लिए मनाही नहीं है, पर साथ के साथ जैसे कमर्शियल आ रहे हैं, आप उस कमर्शियल को क्या देख रहे हैं दोस्तों? तो खड़े होइए, थोड़ा मूवमेंट करिए। जैसे कि हम लोग ये वेबिनार भी कर रहे हैं, अगर आप इसको मोबाइल पे सुन रहे हैं तो बैठे बैठे क्यों सुन रहे हैं? क्यों ना खड़े हो जाएं और उसको चलते चलते सुने दोस्तों। कोई फोन कॉल लेते हैं तो उसको एक जगह पे खड़े होके या बैठ के क्यों ले रहे हैं हम? व्हाई कांट वी मूव एंड टेक दैट फोन कॉल? इट्स अ सिंपल थिंग, सिंपल चेंज इन द लाइफस्टाइल। अगर हम उसको इंटरनलाइज करें, हम देखें कि भाई हम लिफ्ट क्यों ले रहे हैं, हम स्टेयर्स ही चल लें। और घर के अंदर अगर आप लॉकडाउन भी है तो थोड़ा सा हम लोग ज्यादा मूवमेंट करें। तो इट्स अ बेसिक थिंग, इट कुड बी डन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको अपने लाइफस्टाइल के अंदर ले आइए दोस्तों, आपको बेहद फायदा होगा। और इन छोटी छोटी चक्करों के कारण, छोटी छोटी चीजों को आप अपनी जिंदगी में लगाएंगे तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बचेंगे दोस्तों। और यही पहला सुख टीम का फोकस है कि आपको प्रिवेंशन, क्योर पे ध्यान दिलाया जाए, जिससे आपका जो बेहद इंपॉर्टेंट मनी है, टाइम है, एनर्जी है, हेल्थ है, वो हॉस्पिटल्स में और मेडिसिन में बर्बाद ना हो दोस्तों। सो
एक और अच्छी किताब. So it's a wonderful book the Sheila has written, Fit After 40. Now Sheila, we really want to know about that because people usually when they cross 40 they think they have lived their life now. So they have this thing in their mind. And usually whenever even if somebody is watching this webinar also, they call their children, you come, this is for you. This is not for me because I have to live my life. This is for you. So could you just give the tips to all our viewers who have just crossed 40 or maybe already crossed 40, ki like how they can approach their health, happiness and fitness? Yeah. It's not specifically the age 40, but somewhere thereabouts. We find that, your life starts to change in many ways. For starters, I think most people in their 40s have children who are slightly more grown up, so their dependency on the parents is much less. The parents themselves have more time for themselves, and your health also starts to change after 40. So 40 is actually definitely not the end of your life, certainly not the end of your life, because the lifespan of the human has increased greatly thanks to medicine, thanks to modern science and research. So if you want to live the rest of your life, maybe another 40 years, hopefully, if you want to live it healthily, then you need to start implementing changes in your life in such a way that you do lead a better quality life, not necessarily the number of years, but a better quality of life. And I think also, Adi, what happens is people start to think a little more, introspect a little more as they grow older, once they cross 40, or, as they grow older, you start to think about things a little better, a little deeper, you become more mindful. So you start thinking about things like your health and how do you, meaning in life, purpose in life. These are the things that we tend to think about because we realize that life is not just about making money or having a great job or having a big house or a fancy car. There are more things in life. Your relationships tend to matter a little more. So when you take all these things into account, you become a more mindful person. And when you become a more mindful person, you start to automatically want to implement the necessary changes to make that quality of life better. So simple things like your sleep, your stress, your relationships, these things matter. Quality of sleep, for instance, is extremely important. Just losing one night of sleep sets you up for higher blood sugars the very next day. Consistent sleep deprivation sets you up for diabetes. So all of these pillars of lifestyle that I've already mentioned become even more important as you start to get older, because your body is not going to be able to tolerate you abusing it as you get older. So we need to be more mindful, more respectful of our bodies and our minds, more so as we get older. And that's why I wrote the book for over 40s. You have specific changes: menopause for women once they cross 45, andropause for men, which is also a thing as they start to get older. So we need to start becoming more mindful as we age. बिल्कुल दोस्तों, ये बेहद ज़रूरी है कि आप अगर 40 को क्रॉस कर गए हैं तो जैसे कि शीला ने कहा कि बॉडी बर्दाश्त नहीं करेगी अगर आप उसको अब्यूज़ करेंगे तो विद एज आपका बॉडी थोड़ा फ्रेजाइल भी होता है. जिस तरीके से आप 20, 25, 30, 35 के उम्र के दौरान एक लाइफस्टाइल रख लेते हैं, ठीक है, हम वो भी इंडोर्स नहीं करते हैं कि आप वो लाइफस्टाइल तब भी रखें, पर तभी अगर 40 के बाद आपको और माइंडफुल होना होगा. दैट्स द की वर्ड. आप माइंडफुल रहिए. हम लोग वैसे भी 40 के बाद ये समझने लग जाते हैं कि जिंदगी का जो पर्पस होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है. जब हम 20 से 30 साल के बीच में होते हैं, 30 से 40 साल के होते हैं, तो हमारा जो माइंडसेट होता है वो बहुत अलग होता है, और 40 के बाद हमारा माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होने लग जाता है. हम रिश्तों को अहमियत देने लग जाते हैं और हम लोग लाइफ के पर्पस को समझने के लिए जाते हैं, और हम लोग समझ लेते हैं कि सिर्फ पैसा कमाने से सब कुछ नहीं होता है. तो अगर ये माइंडफुलनेस आपके अंदर आ रही है, और अगर नहीं भी आ रही है, तो प्लीज इसको लेके आइए, अपनी बॉडी के मैसेजेस को समझिए, और भगवान करे कि आप अगले 40 साल भी बहुत हेल्दी वे में निकालें. किसी को भी इसका डिटेल पढ़ना हो तो किताब के अंदर है, आप उस किताब को जरूर खरीदिए, और उसमें ब्यूटीफुली शीला ने एक्सप्लेन भी किया है कि
जो मेनोपॉज के बाद जो वुमेन को चैलेंजेस होते हैं और एंड्रोपॉज जो मेन के अंदर होता है 45 के बाद, उसके ऊपर भी थोड़ा रिफ्लेक्शन है। तो दोस्तों ये बेहद जरूरी है कि चाहे आप किसी भी एज में हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट 40, पर 40 के बाद थोड़ा और ध्यान रखिए, चीजों के प्रति और ध्यान रखिए। सो दैट्स समथिंग, सो रियली body self image, now that's the key. And sometimes I have seen people are working for certain things, Sheila, but they have this guilt in them. Maybe they are not able to accept themselves properly, because we know a beautiful face or not so beautiful face is just a matter of 1 or 2 inch here and there, but still people are not able to accept it. For their body also they are not able to accept it. So when you talk about good self image, yeah, good body self image, so what exactly do you mean by that? Because you have done research also, and with your clients you must have observed this thing, so if you could tell us about that. Yeah. So, yeah, body image is nothing but the way you perceive yourself. And that may not necessarily be a true perception. So, for instance, a young teenager who's extremely slim, extremely thin, may actually think that she's overweight. She may feel she has an extra 1 inch on her hips or 1 inch on her thighs. You know, she becomes obsessed with weight and with the way she looks. And what the research has shown is that body image often goes back to childhood. So, which means that how you have been uh, asked to perceive yourself when you were a child because of the treatment of the people around you, whether it's your parents or your peers, influences you a great deal as you grow older. So, if there was a great focus on your physical body, and if you were, let's say, criticized by your parents or made fun of by your siblings or your peers for the way you looked, then the chances of you having a poor body image is that much higher. So, work needs to be done on reflecting about your childhood influences in your current body image because it's not necessarily the right perception of yourself. So there is, people who exercise on the other end of the spectrum, people who exercise excessively, for instance, they tend to overly obsess about the fat percentage, about how they look, the size of their waist. So let's just be clear. Weight is not the only thing that determines your health. Your mental space also determines your health. So how you see yourself, how much you appreciate yourself, how what sort of an image, body image you have of yourself is extremely important. So some of the things that you can do to mitigate and combat a poor body image is starting from childhood. Parents need to be very aware that they should not be commenting or criticizing a child for her looks. Focus on what she does, focus on her capabilities rather than her looks. Secondly, as you grow older, again, don't focus on looks. Instructors, trainers need to be very, very conscious of this. Don't criticize a client or even a patient. A doctor shouldn't be criticizing a patient for her looks because, again, that feeds into a poor body image. Thirdly, you have to walk the talk. If you're a parent and you're criticizing your child, you need to be exercising regularly, eating well, and Yeah. walking the talk before you start to talk about your daughter being overweight. So these things are very important, focusing on starting from childhood, defocusing from the physical and focusing more on the capabilities of the person and enabling them to become more well-rounded people rather than just good-looking people, because your good looks are not going to last you very long and they really certainly don't define you as a human being. Beautifully. Or I really want, Sheila, because I was reading one of your article about mirror. So that is one of the way when we look into the mirror in the morning. So could you guide something like that, like all the things around us, what small things people can start looking forward to so that they can improve their self image? Because self image, I have seen people are more into comparatives, like they keep themselves into superiority complex or inferiority complex. They're not focused about what God has given them. They are just cribbing about what I lack, I do not have this, I do not have that, and because of that they are not able to take initiatives also.
they are not able to appreciate also others and themselves or anything around them. So somewhere these are the signals which come across, especially in the millennials, feel like they are like this. So somewhere, could you guide us some or the other way in the day-to-day lifestyle, like in the morning, looking into the mirror, something like that, which could improve them? Yeah, well, there has been some amount of research on positive affirmations. Where you look in the mirror and you tell yourself that you look good and that you are enough. Just telling yourself that you are enough, whether you look good or bad really doesn't matter. You are enough is something that you should take away for the rest of the day. More importantly, I think telling yourself that you are getting better every day. It's not even so much as where you are. Of course, being grateful for what you are today, and what you see in yourself in the mirror today is important, but also also thinking about where you were yesterday and how much you've improved from yesterday, rather than comparing yourself. As you rightly said, there's a lot of comparison these days, especially with social media, Instagrams and the selfies. There's a lot of comparison. You cannot compare yourself with another person, because the other person is completely different genetically. Everything about them is different. So comparing yourself to what you were yesterday is good, because then you monitor progress. But comparing yourself to anybody else, including your siblings or your parents, is really not very helpful. So stop the comparisons, focus on you, focus on being mindful about what you are doing on a day to day basis. Focus on what you are contributing to society. Focus on how you feel, the level of satisfaction you feel with work, let's say. So these are the things that will make you feel better, and that in turn will actually help you see yourself in your mirror as somebody who is valuable as a human being, which just does not depend on looks at all. अ, तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि जितना भी अभी मैंने और शीला ने बात करी है, आप सभी को ये समझना होगा कि आप खुद की बॉडी के बारे में जो एक इमेज रखते हैं, वो बेहद इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इसकी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स पे जाती है, अभिभावकों पर। तो जितने भी पेरेंट्स अभी हमारे को सुन रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए, जाने-अनजाने में भी अपने बच्चे की जो बॉडी है, उस पे कमेंट पास ना करें। क्योंकि हम तो सोचते हैं हम वेल विशर हैं ना, हम तो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो अगर उसको कह देते हैं वो, तुम इतनी मोटी हो, तुम इतनी काली हो, तुम ये हो, बट आप सोच भी नहीं सकते उससे मेंटली कितना इफ़ेक्ट पड़ता होगा बच्चे पे। इसका ध्यान रखिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स ये कह रहे हैं वो वॉक द टॉक करें, वो खुद एक्सरसाइज करें, वो खुद अपना ध्यान रखें, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें अपने बच्चों पे ही ना डाल दें कि अब तो तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारे को करना है। बिकॉज़ ये बार-बार शीला के साथ बात करके हमको पता चल रहा है कि एनवायरनमेंट बड़ा इफ़ेक्ट करता है। तो एनवायरनमेंट जो है, वो ही आपको बिल्डअप करता है। आप उस एनवायरनमेंट को ऐसा रखिए। और इंस्ट्रक्टर्स भी जो हमें सुन रहे हैं, ध्यान रखिए, जब भी आप किसी का इम्प्रूवमेंट भी करिए, डॉक्टर्स जो सुन रहे हैं, प्लीज जब भी आप इम्प्रूवमेंट करिए किसी के साथ भी, तो जाने अनजाने में भी या फिर इनडायरेक्ट वे में भी लुक्स को लेकर कोई कमेंट ना दीजिए। क्योंकि अभी हमने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने की बात करी, उसमें एक जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है वो सेल्फ अफर्मेशंस है। सेल्फ अफर्मेशंस ट्राई किए जा सकते हैं, यानी इकरारनामे, कि हम खुद से जब पॉजिटिव वे में बात करते हैं, आई एम करके बात करते हैं पॉजिटिव वे में, तो उससे बड़ा फायदा होता है। और कंपैरिजन की तो कोई बात ही नहीं आती ना दोस्तों। जैसे शीला ने कहा कि हम जेनेटिकली डिफरेंट हैं, हम बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं, कंप्लीटली डिफरेंट हैं। तो माइंडफुल रहे और जो भी आप कर रहे हैं उसे प्यार करें, दैट इज पॉसिबल। तो आई थिंक बाय दिस वे यू कुड रियली वर्क ऑन योरसेल्फ। तो जब गुड सेल्फ इमेज की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गुड सेल्फ इमेज, शीला, I was reading another beautiful article of yours where you told about cortisol, cortisol, the stress hormone, and how it is affecting our mental processes. Yeah. Because people are somewhere, physiology is directly connected to psychology, psychology connected to physiology. So how to deal with it? Because this is something which is there right inside our head. So when it comes to those strikes are coming in our mind of these hormones, how we deal with it?
Yeah. You can reflect. So stress is a given in our lives, Adi. There's no doubt about it. I don't think there's anybody who is free of stress. And having said that, some amount of stress is definitely required for to challenge us to step forward. If we did had no stress at all, we would become very complacent. So there is a role for stress. Evolutionarily, there is a role for stress. Some amount of stress that can be managed is important for us to progress. So the key is to be able to manage the stress. So cortisol, which is released by our adrenal glands, is the stress hormone and causes certain physiological changes such as increase in heart rate, increase in breathing, sweaty palms, a sense of anxiety. This is all caused by the hormone cortisol. And usually, when the cortisol is released and we feel these things, we do three things. We do either we fight the whatever the stressor is, or it's fight, flight, or freeze. So we either run away or fly away, or we freeze. So ideally, either any of these things, especially the fight or the flight, will reduce the stress levels after we do either of these things. But in today's world, what happens is there is a level of chronic stress which never seems to decrease. So, which means that our body is constantly being bombarded with cortisol on a continuous basis. And cortisol, when it is continuous, has several negative effects such as diabetes, heart disease, hypertension, a whole host of diseases which can cause us to have a poorer quality of life. So, in order for us to be able to manage the cortisol, we have to manage our stress. And there are several ways of managing stress. One is, of course, anticipating it and preparing for it. So now you're coming on to a webinar, you're going to be, or you're going on to a stage to talk, you're going to be stressed. So you have to anticipate this. There are several breathing techniques to use to calm yourself down. Meditation has been found to be extremely useful to manage stress. So at the time of stress, breathing is very useful. Breathing techniques are useful. But to prepare for the stress, meditation is very useful. Exercise is extremely useful because it does counter the hormone cortisol and enables us to manage our stress levels through the rest of the day. Eating healthy again is extremely helpful because once again, the right kind of food reduces the inflammation in our body and thereby also helps us to combat disease, have a better frame of mind in order for us to deal with the stressor. So all of these things are important. It's not just one thing. It's everything together that needs to be put in place for us to be able to manage stress. I just really want you to add on this because I was going through the website and one of the book, I don't remember the exact name of it, Let It Go, maybe it was. So, yeah. So could you just tell us what this concept is? Because being a life coach, I have been told that there are two most powerful words and these are acceptance and let it go. So could you reflect on that? Because when it comes to chronic stress, I think when we meditate on these ideas, it really helps. Yeah. So if we can conclude with that. Yeah. Yeah. I think there is one concept that if everybody internalizes, it would really benefit them. And that is the dichotomy of control, which means that in every situation, whether it is a stressful situation or otherwise, in every situation, there is some aspect of it that we have control over, and there is another aspect that we have no control over. And that aspect of it that we have no control over, we need to let that go. For instance, in today's webinar, I have control over what I say. I have control over how I respond to you, but I have no control over the internet connection. Or I have no control over, let's say, the lighting to some extent, but let's say the electricity goes off and there's absolutely no way I can, manage that. So there's no point my stressing about something that I have zero control over. Instead, let's focus on the things that we have control over. Taking another example that's pertinent
for instance, this COVID-19, we're all stressed out about what's going to happen, when is the vaccine coming out, when is lockdown going to end. Now we really don't have control over those things. There's no point stressing about that. What do we have control over in today's COVID-19 conditions? We have control over social distancing. We have control over hand sanitation. We have control over whether we wear masks or not. We have control over what we eat and how much we exercise, how we manage stress, because those three things will determine if we actually succumb to the disease, when and if we get it. Because it's been shown that people with comorbidities like hypertension, diabetes, etc., obesity, etc., tend to have higher incidence of higher severity of disease. So we have control over those things, and let us focus on what we have control over and let go of the things that we don't have control over. So amazing, friends, ये बहुत ज़रूरी है. ये जो कॉर्टिसोल है, इसको थोड़ा सा आप इंटरनेट पे सर्च भी करिएगा. ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, पहली बात तो डॉक्टर ने हमें बताया कि ये स्ट्रेस हार्मोन हर लेवल पे बैड नहीं होता दोस्तों. हमारे अंदर जो भी हार्मोन निकलता है उसके पीछे कोई रीज़न होता है, और जब हमारा जो ब्रेन इस हार्मोन को रिलीज करता है तो हम ज़्यादातर 3 सिचुएशंस में आते हैं. या तो हम फाइट करते हैं, लड़ते हैं किसी चीज़ से, या हम फ्लाइट कर जाते हैं, भाग जाते हैं उस सिचुएशन से. होता है ना, शेर आएगा तो भागना ही ठीक रहता है ना, उससे लड़ना ठीक नहीं रहता. तो फ्रीज हो जाते हैं. पर अगर ये क्रॉनिक है, यानी बार बार आपके जो ब्रेन है वो बार बार आपके इस हार्मोन को रिलीज कर रहा है, कॉर्टिसोल को रिलीज कर रहा है, तो चिंता की बात हो सकती है दोस्तों. तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उससे फिर डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां आपकी जिंदगी में आ सकती है. तो जैसे कि शीला ने हमारे को बताया कि एंटिसिपेट तो करिए ना. आपको पता है आप एक पैटर्न में है, कुछ ट्रिगर्स होते हैं. कोई है जो वेबिनार पे आता है, उससे पहले उसको थोड़ा सा घबराहट होती है. कोई होता है स्टेज पे जाता है या किसी से मिलता है, वो आपका पर्सनल चीज है. आप उसको थोड़ा एंटिसिपेट करिए. एंटिसिपेट करने के बाद ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस आपको बहुत मदद करेंगी. लंबी गहरी सांस लेकर आप मेडिटेशन को ट्राई कर सकते हैं. बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस हैं, जैसे पहले भी हमारे वेबिनार में बताया था कि काम करके या हेड स्पेस करके उनको आप रेगुलर अपने लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाइए, करिए उसको. एक्सरसाइज, बार बार शीला कह रहे हैं कि एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, इन्फ्लेमेशन को समझिए दोस्तों कि किस तरीके से राइट फूड हमारे को इन्फ्लेमेशन से रोकेगा, आपको बेहतर बनाएगा. तो ये बेहद ज़रूरी है. जैसे कि लेट इट गो की बात हमने करी, जो एक और किताब है शीला की, और उसके अंदर उन्होंने समझाया कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है दोस्तों, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं. अभी जैसे हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, हमारे कंट्रोल में है, शीला ने जैसे कहा, पर लाइट हमारे कंट्रोल में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है कि भाई इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो या नहीं हो. तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसके ऊपर क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? एक बार के लिए पेन डाउन कर लीजिए ना उन चीज़ों को जो आप कंट्रोल कर सकते हैं. जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कोविड के अंदर ही देख सकते हैं. हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वैक्सीन कब आएगी, कब नहीं आएगी, कि भैया लॉकडाउन खुले, बिजनेस इकोनॉमी ठीक हो. वो हमारे हाथ में इतना नहीं है. हमारे हाथ में है मास्क लगा लो भाई, हाथ धो लो भाई, थोड़ा डिस्टेंसिंग कर लो. इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा. तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा शीला, आपने इतना पेशेंस के साथ हमारे इतने सारे बॉम्बार्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, और हमने कोशिश की कि आपकी जिंदगी का जितना भी अनुभव रहा, व्हाटएवर एक्सपीरियंस यू हैड, हमने कोशिश करी उसको 1 घंटे के अंदर लाने का, और आपसे आपकी जो अमेजिंग इंफॉर्मेशन है, अमेजिंग रिसर्च है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो लोगों तक पहुंचाने. दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि हमारा जो पहला सुख का पहला वेबिनार हुआ था, हजारों लोग उसको देख चुके हैं दोस्तों. आप YouTube चैनल पे जाके, अगर आप बाई चांस उसको मिस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं. उसके अंदर शीला हमारी पैनलिस्ट में थी, स्पीकर्स में थी, की स्पीकर्स में, और समय सीमा कम होने के कारण हम पूरा डिटेल नहीं ले पाए थे. तो ऐसे सीरीज ऑफ वेबिनार्स आपके लिए दोस्तों लेके आते रहेंगे. आप ऐसे ही सुनते रहिए, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे शीला को वापस से. दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप शीला के साथ जुड़ना चाहते हैं, सो जस्ट ऐड करिए अपने आप को इंस्टाग्राम पे. डॉक्टर शीला नाम्बियार करके इंस्टाग्राम पे उनका अकाउंट है. www.drsheelanambiar.com पे आप
ये सारे जो आर्टिकल जो मैंने पढ़े, मेरी इंफॉर्मेशन इतनी इवॉल्व हुई और मैंने शीला से बात करी, आप भी पढ़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, मेल ड्रॉप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, मतलब वी आर सो थैंकफुल टू यू, सो थैंकफुल टू यू कि आप इस नोबल कॉज के साथ जुड़े। दोस्तों ये एक नोबल इनिशिएटिव है, हम सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी बातें लोगों तक पहुंचे, और गिव बैक का एक इनिशिएटिव है। तो थैंक यू सो मच शीला फॉर दिस, थैंक Most welcome. My pleasure. My pleasure. यू।